जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब LIC क्या करता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको लंबी लंबी स्कीमें देता है 20-20 साल की, कि बेटी की पढ़ाने की योजना और कन्या की शादी योजना और बहुत सारी योजनाएं वो देता है। और कहेगा आपसे 1-1 लाख रुपए 10 साल 11 साल आप डालते रहिए, 20 साल बाद आपको डबल करके इतना पैसा मिल जाएगा। अब पब्लिक को लगता है कि अरे यार मेरा पैसा तो डबल। यस बैंक का 2019-20 में अराउंड 400 रुपए के ऊपर ट्रेड किया करता था वो शेयर, और निफ्टी 50 का हिस्सा था। उसके बाद उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज सामने आए, जो टॉप मैनेजमेंट था वो इन्वॉल्व था थोड़ी हेरा फेरी। सो फॉरवर्ड लुकिंग से बेसिकली यही मतलब होता है कि जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट करके चलती है। द बाजार करके एक मूवी है आपकी बॉलीवुड की, सैफ अली खान है उसमें, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे पंप एंड डंप चलाया जाता है। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में असली फर्क क्या है? व्हाट डज एन इन्वेस्टर वांट आउट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म गोल है, आप घर खरीदना चाहते हो आगे चल के, या आपके बच्चे की एजुकेशन है आप उसको पूरा करना चाहते हो। लेट्स सपोज आपके पास 15 साल का टाइम है, हॉराइजन है। कमोडिटी मार्केट में जो फिजिकल चीजें होती हैं वो ट्रेड करती हैं, लाइक आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या आप मार्केट में प्लेयर्स कौन होते हैं? मैंने बहुत सुना है इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। आई थिंक दिस इज F2s और D2s। एग्जैक्टली कौन होते हैं? हम कहते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिनके पास दुनिया का 60% पैसा तो इन्हीं लोगों के पास है। सबसे बड़ा जो नाम है हमारे यहाँ, लेकिन मार्केट, पूरा मार्केट जब हम देखते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, तो पैसा कैसा फ्लो करता है? तो पैसा बेसिकली जिस साइड कॉन्फिडेंस होता है उस साइड। और हमारे टैरिफ का किस्सा भी क्लियर हो गया कि फाइनली ट्रम्प साहब जो है वो एक जहाँ पे टिक गए, उन्होंने बोला चलो अब हम 10% लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, अनसर्टेनिटी हट जाएगी, तो पैसा वापस आप देखेंगे कि लोग अपनी FD को तोड़ा के वापस इन्वेस्टिंग सीखने से पहले मार्केट का लॉजिक समझना जरूरी है। रिटर्न्स बाद में आते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग और रिटर्न्स, एक बेसिक सवाल। हम जब फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं, एक्चुअली हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं, और आप कैसे लोगों को ये सिखाते हैं, रजा जी? ओके श्रुति जी। सो मैं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दैट इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड। सो जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, सो इट्स लाइक एनी अदर मार्केट जो हमारे घर के आसपास आजू बाजू में, जो सब्जी मार्केट, किराना मार्केट, या एनी अदर ग्रॉसरी मार्केट, कुछ भी हो गई, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। हम बस अपने घर की आसपास की मार्केट में जाते हैं, वी गिव मनी एंड देन वी गेट द प्रोडक्ट दैट वी वांट इन रिटर्न। जैसे हमें चावल खरीदना है तो हम पैसे देंगे और दुकानदार हमें चावल देगा जितनी क्वांटिटी के हमने पैसे दिए, और हम उसको लेके घर चले आएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में जब हम जाते हैं तो हम जो ये एक्सचेंज होता है, जो बार्टर होता है, वो शेयर्स का होता है। अब शेयर्स, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ये बेसिकली किसी भी कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है, एक छोटी हिस्सेदारी होती है। तो हम जाते हैं, हम अपना पैसा देते हैं, हमें रिटर्न में कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है, एंड दैट इज हाउ दिस ट्रांजैक्शन गेट्स कंप्लीटेड। अब जैसे हम अपने घर के आसपास की मार्केट में जाने के लिए वी वुड बी यूजिंग अ व्हीकल, लाइक कोई हमारे कार यूज करेंगे, हम स्कूटर यूज करेंगे, या वी वुड बी हैविंग अ बाइसिकल, हम उसको यूज करके जाएंगे। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स में जाकर ये सौदा करने के लिए वी नीड अ व्हीकल और एन इंटरमीडियरी, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। ओके, सो वी डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट अंटिल एंड अनलेस वी आर HNIs। जब तक हम रिटेलर हैं, हम रिटेल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमको एक ब्रोकर का सहारा लेना होता है और उसके थ्रू हम जाते हैं, पैसे देते हैं। लेट से SBI का हमें शेयर खरीदना है तो इन रिटर्न हमें SBI का शेयर मिल जाता है। सो ये सिंपल शब्दों में हो गया। इसको मैं और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन फॉर नाउ। और डिटेल में इन सब चीज़ों को आप सीखना समझना चाहते हैं तो हमारा काम ही यही है, फाइनेंशियल मार्केट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करना। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो फाइनेंशियल मार्केट का आपने तो बता लिया, लेकिन ये एक सिस्टम है, या व्हाट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ इट? Basically, it's a, you can say it's an institution, like it's a market, and एक इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे करूं तो जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल लेते हैं विच इज गोइंग अराउंड इन इंडिया राइट नाउ। आपने एक चाय की टपरी स्टार्ट करी, अब यू यू हैव 100 रुपीज,
तो वैसे तो 100 रुपये में नहीं होगा, थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे उसमें, बट आपके पास 100 रुपये है, आपने 100 रुपये से एक चाय की टपरी स्टार्ट कर दिया, आपने ठेला लगा दिया अपना, चाय की पत्ती मंगवा ली, दूध मंगवा लिया, कुछ चीज़ें रख ली आपने, एंड यू स्टार्टेड सेलिंग योर टी। अब कुछ दिन आपको बेचने के बाद ये एहसास हुआ कि यार अगर मैं अपनी टपरी के आगे कुछ 4-5 कुर्सियां डाल दूं तो बेहतर काम करेगा, एक एलईडी ग्लो साइन बोर्ड लगा दूं तो शायद लोग और अट्रैक्ट होंगे दूर से जब उसे देखेंगे, एंड चाय के साथ में कुछ वाई भी रख दूं, बाय वाई आई मीन कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट्स वगैरह, तो शायद और लोग मेरे पास आने लग जाएं। लेकिन अब जो मेरे पास जो 100 रुपए थे वो तो मैंने लगा दिए ठेले में, अब क्या बचा? अब ये सब काम करने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से आई रिक्वायर 100 रुपीज मोर। अब ये 100 रुपए जुगाड़ करने का मेरे पास क्या तरीका है? या तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से बोलूंगा कि भाई मुझे 100 रुपए उधार दे दो, इसको मैं अपने धंधे में लगाऊंगा और तुम्हें लौटाता रहूंगा। तो बैंक कहेगा ठीक है वेल एंड गुड, ले लो तुम पैसे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तुम्हारे जो ठेला तुमने लगाया है उसके कागज वागज मेरे पास जमा कराओ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। मैं कहूँगा चलो ठीक है पैसे दे दो। अब वो 100 रुपये मेरे को देगा, बट वो ये बोलेगा कि इसको तुम्हें मुझे 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से, दिस वुड बी योर ईएमआईज, और इस हिसाब से आपको मुझे ये पैसे वापस करने हैं। तो साल के 12 महीने हो गए, आपने लिए 100, आप मुझे लौटाओगे 120, 20 रुपये हो गया बैंक का इंटरेस्ट जो पैसा देने के लिए उसने मुझसे चार्ज किया। अब मैंने वो पैसे ले लिए, मैंने ये सारे काम कर लिए। अब बैंक को इससे मतलब नहीं है कि मेरा ठेला चल रहा है या नहीं चल रहा है, दे वॉन्ट देयर ईएमआईज बैक। अगर मैंने एक भी महीना डिफॉल्ट किया तो वो आकर मेरे ठेले पे खड़े हो जाएंगे, भाई मेरा पैसा लाओ नहीं तो हम तुम्हारा ठेला नीलाम कर देंगे और अपने पैसे रिकवर करेंगे किसी तरीके से। अब एक तो हो गया ये तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई एक थोड़ा मैं आसान तरीका सोचूं जिससे मेरे ऊपर इतना परफॉर्मेंस प्रेशर ना रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने किसी फ्रेंड के पास, अपने किसी चित परिचित अपने रिश्तेदार के पास, उससे बोलूंगा कि भाई ऐसा है, या मैं आपके पास आ गया कि श्रुति ऐसा है कि आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, आई एम डूइंग वेल, मेरा ठेला अच्छा चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं ये चेंजेस कर दूंगा तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा, तो आपके पास 100 रुपए हैं तो मुझे दे दो, और इस 100 रुपए के बदले में मैं आपको बना दूंगा अपने धंधे में पार्टनर। तो 100 रुपए मेरे, 100 रुपए आपके, टोटल 200 रुपए हो गए। अब इस 200 रुपए, इस 100 रुपए आपके भी मैंने लगा दिए और हम दोनों हो गए क्या, 50-50 पार्टनर। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होती है, इसमें और भी चीजें होती हैं बट अभी हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे रखेंगे। सो अब 200 रुपए हो गए टोटल हमारे पास, मैंने वो सारी चीजें कर दी। अब जब मैंने सारी वो चीजें करी तो ठेला चलने लग गया, लोग अट्रैक्ट हुए, आके बैठने लग गए, उनको बैठने की भी जगह मिल गई, हमने कुर्सियां भी डाल दी 3-4। सो बिजनेस स्टार्टेड डूइंग वेल, और साल के अंत में हमने 200 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, यानी टोटल हमारा कैपिटल 300 रुपए हो गया बढ़ के। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई ऐसा है, भाई 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 50 रुपए आपके, 50 रुपए मेरे, राइट। ये तो तब हो गया जब सब चंगा सी, सब अच्छा हुआ। अब लेट सपोज हमने ये सारे चेंजेस कर दिए और उसी के 2-3 महीने बाद कोई और बड़ा ब्रांड हमारे सामने, एमबीए चाय वाले ने अपनी दुकान खोल दी। अब जाहिर सी बात है उतना नहीं चलेगी हमारी, पब्लिक उधर जाने लग जाएगी। सो इस केस में क्या होगा भाई, जो हमने सोचा था वो हम नहीं कर पाए, ठीक है, जो नई चीजें हमने इंट्रोड्यूस करी थी वो इतना काम नहीं आई और वो पैसे भी हमारे नीचे ही चले गए, लॉस हो गया हमको। सो जो 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा लगाए वो चले गए सारे के सारे, पब्लिक नहीं आई, कुर्सियों को जंग लग गया, जो नई चाय की पत्ती मंगाई थी वो भी खराब हो गई, दूध भी खराब हो गया। सो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से बिजनेस नहीं चला। अब वो जो 100 रुपए मैंने आपसे लिए थे वो, उनकी वैल्यू जीरो हो गई, घट के हम फिर से वही 100 रुपए पे आ गए जो मैंने लगाए थे। अब मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भाई ऐसा है, देखो अब हम पार्टनर्स थे तो प्रॉफिट में भी पार्टनर रहेंगे और नुकसान में भी पार्टनर रहेंगे। अभी ठेला हमारे पास बचा है, फिर से अगले साल नई शुरुआत करेंगे, इसको इस जगह से मूव करके कहीं और ले जाएंगे और वहां से फिर से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो नुकसान हुआ है हम लोग 50-50 बियर करेंगे, राइट। तो ये चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी कि पहला वाला जो ऑप्शन है। सो ऑब्वियसली दिस लाइक इट गिव्स मी एन इजी वे अराउंड। अगर मेरे बिजनेस ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे उस बंदे को पैसे लौटाने ही लौटाने हैं, और उसको मैंने पार्टनर बनाया है। इसका एक, हर चीज का एक प्रो और कौन होता है, उसको मुझे भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग देनी पड़ी, अपनी कंपनी में पार्टनर बनाना पड़ा। तो कभी कभी कंपनीज ये रूट लेती हैं, कभी कभी डेट वाला रूट भी लेती हैं, बैंक वाला। तो इसी पूरे सिस्टम का, इसी को अगर हम बड़े लेवल पे करें तो फिर जो सिस्टम बन के आता है उसी को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जब यही काम हम बड़े लेवल पे करने लग जाते हैं, हमने लेट से जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ वहां से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मुझे दूसरे शहरों में मूव करना है, दिल्ली, मुंबई, जयपुर या इंटरनेशनल जाना है, आपके यहाँ आना है, सो आई वुड बी नीडिंग मनी। और वहां पर फिर हम लाख, 2 लाख, 1 करोड़ की बात नहीं करते हैं, वहां बड़ा पैसा की रिक्वायरमेंट होती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। तो वहीं पर फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल आता है। किसी भी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो पहली बार अपना शेयर जब पब्लिक में लिस्ट करती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आईपीओ के थ्रू कंपनी अपना शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है।
कंपनी को वैल्यूएट किया जाता है लिस्टिंग से पहले। लेट सपोज उसकी 500 करोड़ की वैल्यूएशन है और फाउंडर को 100 करोड़ चाहिए, तो वो ये बोलेगा कि भाई मैं 20% स्टेक 100 करोड़ के शेयर पब्लिक में बेच दूंगा, बाकी अपने पास रखूंगा। पब्लिक आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी, उनको हमारा शेयर मिल जाएगा, हमको पैसे मिल जाएंगे, उसी पैसे को हम अपनी कंपनी में लगाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा शेयर भी आगे चल के बढ़ेगा और उसी तरह पब्लिक को आगे फायदा होगा। सो दिस इज लाइक द होल सिस्टम इज अबाउट। अंडरस्टूड। अब स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में असली फर्क क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट जैसा मैंने बोला, बेसिकली ये एक, आप स्टॉक मार्केट में कंपनी का जो ओनरशिप होता है, जो हिस्सा होता है स्टॉक या शेयर, आप उसकी खरीदारी करते हैं, ठीक है। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है? बॉन्ड मार्केट में बेसिकली हम बॉन्ड्स परचेज करते हैं और बॉन्ड्स के रूप में हम या तो गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट कंपनीज को हम उधार देते हैं और वो उसके बदले में हमें अपना बॉन्ड देते हैं, जिसपे वो फिक्स हमारे टर्म्स लिखे होते हैं बॉन्ड के कि वो विद इंटरेस्ट हमें हमारा पैसा कितने टाइम में लौटाएंगे। तो हमने 5 साल का बॉन्ड खरीद लिया, 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा और कोई भी कंपनी जैसे एडलवाइस है फॉर एग्जांपल, वो बोल रही है हमें 11% पर एनम वो देगी, यानी 10 लाख पे 1,10,000 रुपए हम बनाएंगे और वो हम मंथली या क्वार्टरली अपने हिसाब से जैसी हमें जरूरत हो हम ले सकते हैं। तो बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लोग एफडी में फंसे हुए हैं आज तक, एफडी आपको 6-7% इंटरेस्ट देगी, बट आप अच्छे बॉन्ड्स की तरफ अगर जाएंगे तो आपको 10, 11, 12% भी मिल सकता है। बट ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, देखिएगा, रेटिंग जरूर देखिएगा कंपनी, अगर ट्रिपल ए रेटिंग हो, अच्छी रेटिंग हो, उस कंपनी का बॉन्ड आप खरीदिएगा। एंड आई थिंक इसके बाद आपने पूछा था कि कमोडिटी मार्केट क्या होती है। तो कमोडिटी मार्केट में जो फिजिकल चीजें होती हैं वो ट्रेड करती हैं, लाइक आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या आपकी जो बाकी जो कमोडिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग जो है वो कमोडिटी मार्केट में होती है। अब हम इसकी रिस्क और रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। आपने स्टॉक मार्केट की रिस्क तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब हम बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की रिस्क होती है और कैसे टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं? ओके, देखिए, इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में हम जाते हैं ग्रोथ के लिए, बॉन्ड मार्केट में हम जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, और जो आपकी कमोडिटी मार्केट होती है इन्फ्लेशन से हमें एक प्रोटेक्शन देती है। सो इट इट एक्ट्स एज एन हेज। तो जैसा आजकल आप देख रहे होंगे कि जो आपकी कमोडिटीज हैं, गोल्ड और सिल्वर, उनके दाम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बहुत चल रही है। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी उथल पुथल होती है, तो लोग जो है वो बॉन्ड्स की सॉरी आपकी कमोडिटी की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके गोल्ड और सिल्वर हमेशा से सेफ हेवन माने जाते हैं। एंड अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ऑब्वियसली जो आपकी इक्विटी मार्केट होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए उसमें आपकी एंट्री और एग्जिट और टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आपने कहाँ पर इंटर करा है, what price are you entering, तो you need to be entering at a right price। ये इक्विटी मार्केट का हो गया। बॉन्ड मार्केट में रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, ये बहुत आपको स्टेबिलिटी ऑफर करती है और एक फिक्स रिटर्न मोर और लेस आपको गारंटीड होते हैं, अनलेस आपने थोड़ा लालच में आके किसी ऐसी कंपनी का बॉन्ड ना खरीद लिया और जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उतने ब्राइट नहीं है। तो इसीलिए बॉन्ड, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि कंपनी की रेटिंग कैसी है। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड अगर डबल ए या ट्रिपल ए आपको मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, वो वाले बॉन्ड को प्रेफर करिए। उसमें इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। और रही बात कमोडिटीज़ की, तो देखिए इसमें लाइक कमोडिटीज़ जैसे मैं बोलूँ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसमें आपका लॉन्ग टर्म कभी भी रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमेशा इनके प्राइजेस जो हैं वो ऊपर ही जाने हैं, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ हो गई। बस ये है कि अगर आपने देखा है कि काफ़ी शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर चला गया, तो वहाँ पर उसको मत इंटर करें, थोड़ा सा एक करेक्शन का वेट करें, जब वो नीचे मिल जाए तब वहाँ पर आप एंट्री करें तो वो बेहतर रहेगा, इफ़ यू आर आइंग टारगेटिंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ। एंड कॉपर टू? या कॉपर एज वेल, यस, सो ऑल द एसेंशियल मेटल्स। अब कौन सा मार्केट किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए होता है? क्योंकि ज्यादातर मैं सुनती हूँ कि वी हैव द एज अबव 40। ये जो एज अबव 40 है तो कम रिस्क लेना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा मार्केट किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए होता है? बेसिकली इसमें इसमें आपका एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करके एक चीज़ होती है। सो सब टाइप के मार्केट सब तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हैं, डिपेंडिंग इन व्हाट डज एन इन्वेस्टर वांट आउट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। So even if you are 40, see, I would start from someone who has just started working, like he is like 24, 25. So at this stage of your life, you can afford to take risk, क्योंकि you have age on your side.
सो अगर कोई बंदा 25-26 से स्टार्ट कर रहा है, उसकी अभी जॉब लगी है और लेट्स से जो भी उसकी सैलरी है 50,000 उसकी सैलरी है, तो इस स्टेज पे मैं ये कहूँगा कि अपनी सैलरी का एटलीस्ट कोशिश ये करो कि 25 से 30% हिस्सा तुम इक्विटी की तरफ डाइवर्ट करो। लाइक यू कैन स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड, सबसे अच्छा तरीका होता है, आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है और आपने अगर थोड़ा सीख लिया है, आप जैसे हमारे जैसे किसी सिचुएशन में आके थोड़ा सीख चुके हैं, तो आप वही डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो थोड़ा सा एक कट होता है, एक्सपेंस रेशो होता है 1% का, आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल बिगिनर लेवल पे हैं, जब आप बाय द टाइम यू रीच 40, दैट बाय दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक एट द टॉप ऑफ देयर कॉर्पोरेट करियर्स, उनको बॉल बिल्कुल फुटबॉल की तरह से दिख रही होती है और उनके पास पैसा होता है। सो एट दैट स्टेज एज वेल आप जो है अपना थोड़ा सा बैलेंस करिए पोर्टफोलियो को। जो आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, आप उस स्टेज पे ये कर सकते हैं कि भाई आप 20% इक्विटी की तरफ चले जाओ और 10% जो है आप जो आपकी बाकी कमोडिटीज हैं, गोल्ड और सिल्वर, इसमें आप पैसा डाल सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आप फिजिकल फॉर्म में इन्हें खरीदो, आप इन्हें ईटीएफ्स के फॉर्म में भी खरीद सकते हो, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। तो आपको डिजिटल फॉर्म में भी आप गोल्ड और सिल्वर आप बाय कर सकते हो। सो ये हो गया थोड़ा सा रिस्क एलोकेशन। बाकी जो प्लानिंग होती है 40 की स्टेज में, वो आपकी गोल बेस्ड होगी। आप अगर कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आप घर खरीदना चाहते हो आगे चल के, या आपके बच्चे की एजुकेशन है, आप उसको पूरा करना चाहते हो, लेट्स सपोज आपके पास 15 साल का टाइम है, हॉराइजन है, और 15 साल में आपने एक अमाउंट डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा, या मुझे जो घर खरीदना है उसके लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर हम पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आपकी रिस्क एपेटाइट देखेंगे और फिर हम उस हिसाब से बताएंगे कि भाई आपको पैसा कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ पैसा आप डालेंगे तो कितना रिटर्न बनेगा, जिससे आप इस गोल को अपने मीट कर पाए। सो दैट रिक्वायर्स प्लानिंग। तो उसके लिए पूरे सेशंस होते हैं, वो जब हम बंदे से बात करेंगे, हम समझेंगे, तभी उसे बता पाएंगे। डेफिनेटली। अब मार्केट में प्लेयर्स कौन होते हैं? मैंने मैंने बहुत सुना है इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। आई थिंक दिस इज F2s और D2s, एग्जैक्टली कौन होते हैं? दोज आर बेसिकली FIIs एंड DIIs। सो प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट में, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स से। रिटेल हमारे और आपके जैसे लोग हैं, नॉर्मल हमारी जो जनता होती है, जो अपनी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, और वो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इक्विटी मार्केट में डालती रहती है। तो रिटेल प्लेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट में। फिर जो आपके आते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, ये होते हैं आपके FIIs और DIIs। सो FIIs स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये आपकी बाहर की बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई हैं, US, UK, कनाडा वगैरह के पेंशन फंड्स हो गए, जिनके पास हम कहते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिनके पास दुनिया का 60% पैसा तो इन्हीं लोगों के पास है, राइट। क्योंकि जैसे US वगैरह में वो कुछ पेंशन स्कीम्स चलती हैं, 401k टाइप की, इस टाइप की कुछ स्कीम्स होती हैं। सो आई वुड नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। तो उसमें हर नॉर्मल सिटीजन पैसा कुछ जोड़ता है अपनी ज़िंदगी भर, ताकि उसकी पेंशन बन जाए। वो सारा पैसा इन लोगों के पास आता है। अब ये उस पैसे को दुनिया भर की सारी मार्केट्स में लगाते हैं। तो अब उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम 2% इंडिया में डाल देंगे, 3% चाइना में डाल देंगे, 1% ब्राज़ील में डाल देंगे। तो ये होते हैं हमारे FIIs, और इनका 2-3% भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। सो दैट इज वाई दे आर मेजर प्लेयर्स इन जो भी हमारी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खास करके हमारी इंडियन मार्केट में ये एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। और अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय में से ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं, हमारा माल जो है वो बेच रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट पिछले 1-1.5 साल में कहीं जा नहीं पाई है, कोई ग्रोथ नहीं मिल पाई है हमें वैल्यू टर्म्स में। तो इसको हम टाइम बेस्ड करेक्शन बोलते हैं। सो हो क्या रहा है कि FIIs लगातार बेच रहे हैं, और DIIs जो है नीचे से बाय करके सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो सबसे बड़ा जो नाम है हमारे यहाँ इंडिया में, वो है आपका LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब LIC क्या करता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको लंबी लंबी स्कीमें देता है 20-20 साल की, कि बेटी की पढ़ाने की योजना और कन्या की शादी योजना और बहुत सारी योजनाएं वो देता है। और कहेगा आपसे 1-1 लाख रुपए 10 साल 11 साल आप डालते रहिए, 20 साल बाद आपको डबल करके इतना पैसा मिल जाएगा। अब पब्लिक को लगता है कि अरे यार मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा, बट वो ये नहीं देखते हैं कि वो टाइम होराइजन कितना ले रहा है आपका पैसा डबल करने के लिए। आप उस पर IRR निकालोगे तो वो बहुत कम आएगा, आपके सेविंग्स अकाउंट से भी कम आता है, 3-4% का आता है उस पर। सो इससे अच्छा ये है कि जो काम LIC कर रहा है वही काम आप खुद कर लो। LIC इज द मेजर स्टॉक मार्केट प्लेयर। सारा पैसा LIC का शेयर मार्केट में ही लगा रहता है ज्यादातर। तो आप भी डायरेक्टली LIC की होल्डिंग्स पकड़ो कि कहाँ कहाँ उसने पैसा डाला हुआ है, और वहां वहां घुसो, अपनी थोड़ी सी और रिसर्च कर लो कि बाकी सारी चीजें अगर उस कंपनी में सही दिख रही हैं और LIC भी वहां बैठा हुआ है, तो आप भी वहां पैसा डाल दीजिए। आपको ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू कोई LIC की स्कीम खरीदने के। सो बेसिकली ये हो गया
आपका जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, तो एफआईएज हो गए, रिटेलर्स हो गए और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें ये है कि एफआईआई इसलिए थोड़ा सा और एग्जिट मार रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो हमारा रुपी है वो काफी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर टर्म्स में। ओके, सो पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो अराउंड 82-83 रुपीज से अभी वो 92-93 हो गया है। तो एफआईआई को एक नुकसान और ये भी है कि उस समय तो उन्होंने $1 के बदले में 82 रुपीज के बदले में उन्हें $1 मिल रहा था। अब उसी के लिए उनको $1 वापस लेने के लिए उनको 92 रुपीज देने पड़ेंगे, तो $10 का तो उनको ऐसे ही नुकसान हो गया। सो दैट इज वाई दे आर मोर एग्रेसिवली सेलिंग फॉर द पास्ट 6 months 1 year। वो थोड़ी थोड़ी अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ बढ़िया सॉलिड डिसीजन चाहिए होगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से इन द अपकमिंग बजट, उनको रोकने के लिए। डेफिनेटली। अब मार्केट सिस्टम में पैसा फ्लो कैसे करता है? आपने शेयर मार्केट की तो आपने बात कर दी, लोग शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन मार्केट, पूरा मार्केट जब हम देखते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, तो पैसा कैसा फ्लो करता है? ये पैसा फ्लो करता है कॉन्फिडेंस की तरफ। सो जहां जनता को कॉन्फिडेंस दिखेगा, जैसे इस समय क्या हो रहा है कि पैसा फ्लो कर रहा है इक्विटी से थोड़ा थोड़ा निकल के बॉन्ड्स की तरफ फ्लो कर रहा है, या सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ फ्लो कर रहा है, गोल्ड में जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है, ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अभी टैरिफ के ऊपर कोई क्लियर डिसीजन नहीं है कि यूएस क्या टैरिफ हमारे ऊपर लगाना चाह रहा है, और ये सारी चीजें जो है उधर उनकी ईरान और इसराइल का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी यूएस इन्वॉल्व हो रहा है तो बाकी बड़े पावर्स भी उधर आ रहे हैं, चाइना और रशिया वगैरह। सो ये ग्लोबल लेवल पे अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ऐसे में पैसा क्या करेगा, जो रिस्क अवर्स लोग होते हैं वो इक्विटी से थोड़ा सा पैसा बाहर निकाल के आपका गोल्ड और सिल्वर में डाल देंगे, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट, या एफडी करवा देंगे। लेकिन यही जब अभी जो अनसर्टेनिटी है आपकी ये क्लियर होगी, जब थोड़ा पर्दा गिरेगा और मान लीजिए ये इसराइल और ईरान वाला सब सॉर्ट आउट हो गया और हमारे टैरिफ का किस्सा भी क्लियर हो गया कि फाइनली ट्रम्प साहब जो है वो एक जहां पे टिक गए, उन्होंने बोला चलो अब हम 10% लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, अनसर्टेनिटी हट जाएगी, तो पैसा वापस आप देखेंगे कि लोग अपनी एफडी को तोड़ा के वापस इक्विटी मार्केट में पैसा डालने लग जाएंगे। तो पैसा बेसिकली जिस साइड कॉन्फिडेंस होता है उस साइड फ्लो करता है। नाउ ये पूरे सिस्टम में प्राइसेस डिसाइड कैसे होता है? देखिए प्राइजेस बेसिकली बायर सेलर का सारा गेम होता है। तो बायर सेलर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्राइस डिसाइड होते हैं। तो इट्स लाइक एनी सिंपल एनी अदर मार्केट की, अगर बायर ज्यादा होंगे तो प्राइजेस ऊपर जाएंगे, और अगर सेलर्स डोमिनेट करेंगे तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो बेसिकली यही है, इसी हिसाब से होता है। इट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स एक्सपेक्टेशन। और डिमांड और सप्लाई का रोल क्या होता है यहाँ पे? थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने पहला सवाल डिस्कस करा। डिमांड और सप्लाई, लाइक फॉर एग्जांपल एनी कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, शेयर है, कोई कंपनी है, एंड लेट्स से उसको एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और ये न्यूज़ पब्लिक में आ गई कि बड़ा ठेका कोई कंपनी उठा रही है, तो ऑब्वियसली उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक आएगी उसको पैसा लगाने उस कंपनी में। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इसी तरह इनवर्सली अगर कोई खराब न्यूज आ गई है कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ गए, जैसे यस बैंक का एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2019-20 में अराउंड 400 रुपए के ऊपर ट्रेड किया करता था वो शेयर, और निफ्टी 50 का हिस्सा था। उसके बाद उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज सामने आए, जो टॉप मैनेजमेंट था वो इन्वॉल्व था थोड़ी हेरा फेरी में। सो जैसे ही इस टाइप की कोई न्यूज हिट करती है मार्केट में, वहीं से डिमांड गिरने लग जाती है, और यस बैंक का शेयर फिर सब लोगों ने बेचना स्टार्ट किया और आज वो 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट यूज्ड टू बी अ टॉप स्टॉक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नाउ वन ऑफ द लैगर्ड्स। वो 20 रुपए पे आपको वो शेयर मिल रहा है। तो डिमांड सप्लाई इसी तरीके से ऊपर नीचे करती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर कंपनी को। मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होते हैं सर? देखिए फॉरवर्ड लुकिंग जो है, बाय फॉरवर्ड लुकिंग व्हाट आई मीन इज कि प्राइजेस में हमेशा जो अभी करंट प्राइजेस होते हैं मार्केट उनको डिस्काउंट करके चलता है, इसलिए बोला जाता है फॉरवर्ड लुकिंग है मार्केट। फॉरवर्ड लुकिंग से जो भी आपका अभी जो प्ले आउट हो रहा होता है, जो भी अभी सिनारियो होता है, सो जो शेयर मार्केट के प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी उसको पहले से ही डिस्काउंट कर लेते हैं, फैक्टर इन कर लेते हैं। अब इसका रीजन ये होता है कि भाई जो जो हमारे जो बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं, जो आपके एफआईआईज है, डीआईआईज, इस लेवल के लोग हो गए, they have access to a lot more information than what we retailers have. So ज्यादातर क्या होता है कि वो पहले से ही अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं कि वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। सो किसी कंपनी का रिजल्ट मान लीजिए अच्छा आने वाला है, ठीक है, सो आप देखेंगे कि उसका जो स्टॉक है वो कुछ टाइम पहले से ही रैली करने लग जाता है। सो 1000 रुपए का शेयर चल रहा है और रिजल्ट आने वाला है लेट्स से 15 डेज फ्रॉम नाउ,
और वो स्टॉक अभी से ही रैली करने लग जाएगा, 1050 हिट कर जाएगा या 1100 हिट कर जाएगा, और जब एक्चुअल में रिजल्ट आएगा उस दिन रिटेलर उसमें एंट्री मारेगा और वहीं से वो गिरने लग जाएगा। सो फॉरवर्ड लुकिंग से बेसिकली यही मतलब होता है कि जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है, मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट करके चलती है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फॉरवर्ड लुकिंग। मैंने एक टर्म सुना है, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। यस। और ये मार्केट में बहुत चलता है ऐसे लगता है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जो आपने बोला ना अभी, कि वो पहले से ही इस पे कुछ किस तरह से ये चीजें होती हैं, इस पे कुछ एक दो मूवीज हैं, जैसे एक बाजार करके एक मूवी है आपकी बॉलीवुड की, सैफ अली खान है उसमें, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे पंप एंड डंप चलाया जाता है, कैसे रिटेलर जो स्मॉल फिश है वो कैसे फंसती है, वो सारी चीजें आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये एक मूवी है जो आप देख सकते हैं। ओके, लिक्विडिटी क्या होता है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितनी आसानी से आप मार्केट में इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। सो बाय लिक्विडिटी आई मीन कि जैसे कोई अच्छा स्टॉक है, लेट्स से कोई बड़ी कंपनी है जैसे एसबीआई है। ओके, सो एसबीआई इज लाइक वन ऑफ आवर टॉप 10 स्टॉक्स, निफ्टी 50 का वो स्टॉक है। तो एसबीआई के शेयर में आपको अगर किसी मोमेंट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे 1 लाख शेयर भी खरीदना है, तो आप 1 लाख का ऑर्डर पंच करोगे एंड विद इन सेकेंड योर ऑर्डर वुड बी फुलफिल्ड। वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर और आपके पास शेयर आ जाएंगे, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप किसी छोटी कंपनी को पकड़ोगे, कोई पेनी स्टॉक पकड़ोगे, वहां पर अगर आप 1 लाख शेयर खरीदना चाह रहे हो तो हो सकता है आपको मिले ही ना वो शेयर्स उतने। सो दैट इज व्हाट लिक्विडिटी इज। तो लिक्विडिटी मीन्स की हाउ इजिली कैन यू एंटर एंड एग्जिट, एंड लिक्विडिटी मैटर करती है जनरली बड़े प्लेयर्स के लिए। फॉर लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी वुड नेवर बी एन इशू। जब तक आप इस टाइप की किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आपके लेवल की लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि हम जनरली कितने का माल खरीद लेंगे, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। सो दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट। शेयर मार्केट पूरा इट्स एन ओशन। तो आप छोटा मोटा तो पैसा तो कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशन है, तो आपके लिए फिर लिक्विडिटी मैटर करती है, और वहां पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा। बिगिनर्स को इन्वेस्ट करने से पहले क्या समझना सबसे जरूरी है? ओके, ठीक है, इस पे आते हैं। और एक जो लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल मैं उसमें और दे देता हूँ। जैसे आपका लिक्विडिटी से एक ऐसे भी मैं बताऊँ, जैसे आपका रियल एस्टेट है, आपने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, एंड जनरली आप ये देखते हैं रियल एस्टेट में जब आपको बेचने की जरूरत होती है तो आपको बायर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो वहां पर एक लिक्विडिटी क्रंच आता है। लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है और जब आप उसको बेचने जाओगे, तो विद इन 1 डे यू विल गेट योर मनी। तो T+1 सेटलमेंट होता है, आपने आज बेचा, अगले दिन आपके पास पैसा आ जाता है। तो ये भी एक लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो सिंपल टर्म्स में मैंने बताया। अब आप पूछ रही हैं कि बिगिनर्स को क्या देखना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। देखिए, बिगिनर्स के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले तो यार, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, थोड़ी सी पहले अपना जेब गर्म करो, अपने पास पैसा आने दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका एक इनकम पहले बनाइए। अब आपकी इनकम वो जॉब के थ्रू आ सकती है, आप एक कोई बिजनेस करते हो उसके थ्रू आ सकती है, आपके पास थोड़ी सेविंग्स होनी चाहिए, तब आप शेयर मार्केट में वेंचर करिए। क्योंकि जब आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, दैट इंक्रीजेज योर प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क। और शेयर मार्केट में 2 रुपए कमाने के लिए आपको पहले 1 रुपया टेबल पे रखना पड़ता है। सो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो आपके पास सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है, एफडीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, आपको वहां ठीक ठाक 7, 8, 10% का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ हम बात करते हैं 20%, 30%, 40%, ऐसे ऐसे लोगों ने रिटर्न बनाया पिछले 3, 4 सालों में, कोविड के बाद जब मार्केट भागी है। सो इस तरह के रिटर्न्स बनाने के लिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, और रिस्क लेने के लिए पहले आपको यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। सो पहले एक स्किल डेवलप करिए, गेट अ जॉब, पहले एक इनकम अपनी स्टार्ट करिए। जब आपके पास एक सैलरी क्रेडिट होने लग जाए, या कोई बिजनेस से एक रेगुलर इनकम आप जनरेट करने लग जाए, उस इनकम का कुछ हिस्सा आप डाइवर्ट करिए इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट्स में आप स्टार्ट कैसे करें? आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड का रूट लें, आप एसआईपी फॉर्म में एंटर करें, और इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। सो वी कैन प्लान योर होल्ड पोर्टफोलियो। आगे चल के किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी, कैसे कैसे आपका पैसा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पहले से ही पता रहेंगी। एंड ये हो गई हमारा कि किस तरह से इंटर करना चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग। अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रेडिंग, आजकल यंगस्टर्स ट्रेडिंग के तरफ जो है बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको दिखता है कि इतना पैसा बन रहा है, वो विद इन सेकेंड जो है मेरा जो 1,000 वो 1 लाख रुपए बन गया। इंस्टाग्राम पे इस तरह के आपको रील्स वगैरह जो है बहुत मिल जाएंगी देखने को। तो उससे इन्फ्लुएंस मत होइए, ट्रेडिंग में डायरेक्टली मत कूदिए।
ट्रेडिंग इज अ वेरी हाई स्किल हाई रिस्क गेम। तो इसमें पहले आपको ये पूरा समंदर है, इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको कहीं प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारे पास आइए, आप कहीं से भी सीखिए, पहले प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक बाय ब्लॉक सीखिए सारी चीजों को। फिर छोटा छोटा रिस्क लेना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे स्प्रेड्स में ट्रेड करना सीखिए। डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग जैसी रिस्की ऑप्शंस जैसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट में आप नेकेड ट्रेडिंग ना करें। इसके दैट वुड बी अनदर टॉपिक, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिंग से इनिशियली आई वुड एडवाइस कि आप दूर रहें, इक्विटी से स्टार्ट करें और ट्रेडिंग करनी है तो सीख कर करें। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।